नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। नागपुर में सेशन का अब आखिरी दौर चल रहा है, यानी कि 21 तारीख शनिवार को जो है सेशन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो है पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं हुआ है। मिनिस्ट्री सबको दे दी गई है, लेकिन कौन किस चीज़ का मंत्री है, क्या है, किसी कुछ पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं सामने। दूसरा, छगन भुजबल जो इस समय नाराज़ चल रहे हैं, आखिर में उनकी नाराज़गी कैसे दूर हो, ये भी एक चिंता का विषय है बीजेपी के लिए भी और अजीत दादा के लिए भी। छगन भुजबल जी ने सीधा अजीत दादा के ऊपर ही आरोप लगा दिया है कि उनकी वजह से जो है उनको मिनिस्ट्री नहीं मिली है। अब वो ओबीसी को हथियार बना के आगे का रणनीति तैयार करेंगे, लेकिन क्या वो अपनी ब्लैकमेल आगे रख सकते हैं? उनके ब्लैकमेल पर क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि चुनाव इतने खास अब नहीं है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, नगर पालिका का चुनाव है, महानगर पालिका का चुनाव है। उसमें ओबीसी के कितना असर होता है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में स्थिति में छगन भुजबल का क्या होगा, क्या करेंगे और ओबीसी कैसे हथियार बनाएंगे, ये सब मुद्दे का विषय है। और दूसरा ये है कि उद्धव ठाकरे जो देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं, उसको लेकर भी काफ़ी स्थिति परिस्थिति जो है महाराष्ट्र की राजनीति में बदली सी नज़र आ रही है। एकनाथ शिंदे इस समय काफ़ी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। ये भी एक विषय है मुद्दे की। तो हमारे साथ में है दयानंद देने जी, राजनीति विश्लेषक हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस समय महाराष्ट्र की राजनीति जो काफ़ी पूरे देश में अलग मानी जाती है, तो अब इस जो है राजनीति जो है महाराष्ट्र की किस तरफ जा रही है। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, उप मुख्यमंत्री इसमें एकनाथ शिंदे जी हैं, अजीत दादा हैं। तो तीनों की जो तिकड़ी है, क्या एक साथ मिलकर जो है कुछ आगे महाराष्ट्र के विकास के कैसे काम करेगी और महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे काम करेगी? सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते में महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से जो है वही स्थिति परिस्थिति पैदा हो रही है जो पहले 2019 के बाद में हम देख रहे थे। एकनाथ शिंदे जी हैं, वो नंबर 2 के पार्टी बन के उभरे हुए हैं। 57 सीट उनके पास है, लेकिन पोर्टफोलियो के नाम पर उनको बहुत परेशानी अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमको साइड किया जा रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि जो हमको चाहिए वो मिल नहीं रहा है, और ऐसे नाराज रह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बदलाव सा आप देख रहे हैं? सबसे पहले नमस्ते, वंदे मातरम। श्याम जी, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके चैनल पे आया हूँ। जो नागपुर में अधिवेशन चल रहा है और जो लास्ट एक हफ्ते में जो स्थिति बन रही है महाराष्ट्र में राजनीति की, उसके ऊपर आज मैं 6 पहलुओं पे बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले तो है कैबिनेट एक्सपांशन, दूसरा है पोर्टफोलियो मतलब खाते वाटप जिसे कहते हैं वो, तीसरा है जो ईवीएम को लेके विरोधी पक्ष वालों ने जो हंगामा पैदा करने की कोशिश करी है, चौथा रविंद्र वायकर के खिलाफ अमोल कीर्तिकर जो शिवसेना उबाठा के कैंडिडेट थे लोकसभा में, वो हाईकोर्ट गए थे, तो उसके बारे में, फिर विधान परिषद में कल एक नया अध्यक्ष पाया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और आखिर में लाड़की बहन योजना जी। तो इन 6 विषयों पे मैं आज टच करना चाहता हूँ। सबसे पहले कैबिनेट एक्सपांशन जो हुआ, अभी देखिए बहुत जोर शोर से बातें चल रही थी कि एक देवेंद्र फडणवीस जी अपना कैबिनेट का विस्तार कब करेंगे, तो उन्होंने अनाउंस किया नागपुर अधिवेशन के पहले दिन हम उसका विस्तार कर लेंगे। अब किया हमने, और विस्तार जो उन्होंने किया, तो उसमें हमने देखा कि जो चर्चाएं हो रही थी कि कौन कौन मंत्री होंगे, कौन नहीं होंगे वगैरह, उस सबको एक दरार देके उन्होंने राष्ट्रवादी के छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल, ये दोनों सीनियर मंत्रियों को अपने कैबिनेट में लिया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सुधीर मुनगंटीवार जो उनके 30 साल से सहकारी रह चुके हैं, चंद्रपुर के हैं, उनको लिया नहीं है। और फिर एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना में से तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, ये 3 बड़े मंत्रियों को उन्होंने लिया नहीं है। और इन तीनों, ये सब लोगों को जब उन्होंने नहीं लिया, 6 लोग, मैं प्रमुख लोग बता रहा हूँ, उसके ऊपर भी काफ़ी मीडिया में चर्चा हो रही है कि ये नाराज़ है, वो नाराज़ है। छगन भुजबल जी ने तो अपनी नाराज़गी जताई है। वो जैसे ही शपथ विधि हो गया मंत्रिमंडल का, तो उसके दूसरे दिन ही वो अपने गांव चले गए वहाँ से।
अभी इसके ऊपर जो चर्चा हो रही है उसके बारे में मेरा जो रीडिंग है वो आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, छगन भुजबल जी 79 साल के हैं, 79। वो काफी सीनियर है। हाँ, वैसे पाटिल जी भी 75 के आगे है। मैं एग्जैक्ट वो ये नहीं मालूम, पर 76 एक साल के होंगे जी। अभी। देखिए, सुनील तटकरे जी ने कल जो बताया है कि कभी ना कभी तो नए लोगों को हमें मौका देना चाहिए। और जब ये 3 पार्टियों की सरकार है तो हर एक के पार्टी के पास लिमिटेड मंत्रिमंडल आते हैं हाथ में, और उसमें उनको सबको बिठाना पड़ता है। तो इसकी वजह से कुछ सीनियर लोगों को इस बार उन्होंने नहीं लिया। उसकी वजह से वो नाराज होंगे, वैसे भुजबल नाराज हो गए हैं और मीडिया उसे भी बहुत उछाल रही है। पर आप एक समझ लीजिए, छगन भुजबल के सामने भी नाराजगी जताने के सिवा दूसरा क्या ऑप्शन था? कोई ऑप्शन नहीं था। वो कह तो नहीं सकते थे कि मुझे नहीं लिया, मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसे उनको, हालांकि शिवसेना के दीपक केसरकर ने बहुत मैच्योर्ड स्टांस लिया। वो जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि इतने टाइम से मैं मंत्रिमंडल में था, अब नहीं लिया है तो हमको इस नए सिचुएशन को एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि और नए लोग भी आने वाले हैं। बिल्कुल। तो ऐसा भुजबल जी ने किया नहीं है। अच्छा, अभी भुजबल जी क्या करेंगे? ओबीसी कार्ड खेलेंगे वगैरह जो लोग बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से वो प्रयास करेंगे भी, पर वो प्रयास भी मीडिया को दिखाने के लिए, या तो उनके जो समर्थक है उनको मैं कुछ कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए ही होगा। उसके आगे उसका कुछ होने वाला नहीं है, उसका कुछ असर नहीं होने वाला है। और मैं तो एक दूसरी बात समझ रहा हूँ कि अगर भुजबल जी को कहीं जाना है तो मेरे समझ से अभी उनको एक ही पार्टी वो जा सकते हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी। बाकी शरद पवार साहब की जो फैक्शन है एनसीपी की, उसमें जाके उनको कोई भविष्य नहीं है। शिवसेना उबाठा में जाके फिर कोई भविष्य नहीं है। एकनाथ शिंदे उन्हें लेंगे नहीं, क्योंकि दोनों मंत्रिमंडल में एक दूसरे का पोष नहीं कर सकते। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन उनके सामने एक रहता है कि वो जो परिस्थिति है उसके साथ में वो अपने को एडजस्ट कर ले, और आगे चल के शायद कोई राज्यपाल पद, जो एनसीपी को कमिट किया है बीजेपी ने, तो एक राज्यपाल पद उनको शायद मिल सकता है। क्योंकि 79 साल मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी इनिंग खेल ली है। जी बिल्कुल। और उन्होंने काफी, और वो बड़े सीनियर नेता है, उन्होंने थोड़े मैच्योरिटी से इसको ये करना चाहिए। फिर बाकी के जो नेतागण हैं, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत है, उनके सामने कोई पर्याय नहीं है। देखो, महाराष्ट्र की जनता ने बहुत ही अच्छा एक वर्डिक्ट दिया हुआ है इलेक्शन में कि कोई नाटक नहीं कर सकता है अभी। बिल्कुल नहीं। हाँ। कोई ऑप्शन ही नहीं बन, कोई ऑप्शन किसी के सामने। 2019 में ऑप्शन बन गए, सबके खिड़की दरवाजे खुल गए थे। यस। लेकिन 2024 में ऐसी लोगों ने वोट किए हैं, सबके खिड़की दरवाजे बंद हो गए। सिर्फ एक ही खिड़की खुला है, एक ही दरवाजा खुला है। सही बात है बीजेपी अब जैसा चाहेगी वैसा सबका करना पड़ेगा। और वो बीजेपी कुछ ज्यादा कम चाह नहीं रही है। उन्होंने क्या कहा है कि लास्ट 2.5 साल में जिन लोगों ने परफॉर्म अच्छी तरह नहीं किया तो उनके बारे में आप सोचो। तो एकनाथ शिंदे ने सोचा, और उन्होंने भी 6-7 नए चेहरों को चांस दिया है, जो अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि वही के वही चेहरे देने से अच्छा। और शिंदे साहब ने कह दिया है, जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे 2.5 साल में उनको बदली करेंगे। 2.5 साल में बदली करेंगे। सही बात है, वो मैच्योर्ड अप्रोच है। ये सभी पार्टियों को करना चाहिए। सही बात है। अजीत दादा ने भी कहा है कि 2-2.5 साल में हम सबका रिव्यू लेंगे, और जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम बदली करेंगे। करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक उन्होंने किया हुआ है। और जैसे मैंने कहा, महाराष्ट्र की जनता का अभिनंदन करना चाहते हो कि उन्होंने कोई ऑप्शन ही छोड़ा नहीं है लोगों के लिए। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसी चुनाव होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात आपने जो कही, वो अभी जो अपनी बात है, वो खाते वाटप जो है, मंत्रिमंडल कौन किसको मिलेगा। अभी देखिए, कुछ जानकारियां आ रही है कान के ऊपर, पर मैं यहाँ पे वो जाहिर नहीं करना चाहता, क्योंकि अपना चैनल हम पहले बताने वाले हैं, ऐसे रेस में नहीं है। अब 1-2 दिन में मालूम ही पड़ने वाला है। मेरे जानकारी के हिसाब से अधिवेशन खत्म होने के बाद खाते वाटप जाहिर होगा। मैं मोटा मोटी में कह सकता हूं कि होम मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, पीडब्ल्यूडी, टूरिज्म और एनर्जी, ऊर्जा, ये खाते भारतीय जनता पार्टी खुद के पास रखने वाली है। शिवसेना को अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग मिलेगी, मैं मोटे मोटी में कह रहा हूं। राष्ट्रवादी को फाइनेंस, महिला और बाल कल्याण और एक्साइज ड्यूटी, ये खाते राष्ट्रवादी को जाने वाले हैं। ये ऐसे मोटा मोटी में मालूम पड़ा है, और ज्यादा स्पेकुलेशन अभी करने की जरूरत नहीं है, परसों तक हमें मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल। अब आते हैं जो विषय ऑपोजिशन महाराष्ट्र में ही नहीं देश भर उछाल रही है, वो है ईवीएम के ऊपर।
महाराष्ट्र में उन्होंने काफी बवाल मचा के रखा है जी। कि ईवीएम की वजह से हम हार गए। जी। आपको जानकारी होगी, अब मान लो जानकारी क्या, हमारे अपन ही बात कर रहे थे कि अभी जब ऑपोजिशन हार गई है तो उनके पास चारा नहीं है सिवाय ईवीएम को दोष देना, मुंह छुपाने का एक हाँ एक यही है, जरिया मतलब है। कोई स्केपगोट बोलो या जिसके ऊपर तुम लांछन लगा सकते हो, ऐसा एक ईवीएम ही है। पर इसके ऊपर मैं आपको एक बात कहता हूं, देवेंद्र फडणवीस जी ने कल विधानसभा में काफी अच्छा विवेचन किया इसका, और जो विवेचन किया, जानकारी के लिए सबने उनका भाषण देखा नहीं होगा तो मैं संक्षिप्त में बता दूं, 3 मुद्दे हैं उनके। एक तो मार्केटवाड़ी में जो उन्होंने नौटंकी की जी। कि हम फिर से बैलेट पे चुनाव लेंगे और राम सातपुते जो तुम्हारे कैंडिडेट थे उधर हमारे कैंडिडेट से ज्यादा वोट उनको मिले कैसे, वगैरह वगैरह जो नाटक किया, फिर पुलिस ने उधर कलम 144 लगा दिया, फिर वो कुछ हुआ नहीं आगे। पर उसका एक सुंदर 2014 से लेके आज तक का विवेचन कल देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया। उन्होंने बताया कि मार्केटवाड़ी का जो सेगमेंट है जी। उधर हमेशा महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को महाविकास कैंडिडेट से ज्यादा ही मतदान हुआ है। 2014 में लोकसभा विधानसभा, 2019 में लोकसभा विधानसभा, इस बार की लोकसभा में ज्यादा हुआ था, पर इस बार की विधानसभा में राम सातपुते पर कितना ज्यादा हुआ, शरद पवार की जो एनसीपी है उनके उम्मीदवार को 850 वोट मिले और राम सातपुते जो भाजपा के हैं उनको 1000 वोट मिले। तो इतना बड़ा नहीं कुछ हुआ कि जिसकी वजह से इतना बवाल मचाने की जरूरत है उनकी। दूसरी बात उन्होंने जो बताई और जो जन दर्शकों ने जाननी चाहिए, देखिए पहले बैलेट पेपर था, बैलेट के ऊपर आप ठप्पा मारते हो और वो बैलेट जाके आप डब्बे में डाल देते हो। उस वक्त देश भर अनेक जगहों से, खास करके यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह इलाकों से बैलेट पेपर की चोरी का मामला आता था, या तो पोलिंग बूथ का बूथ गुंडे लोग कैप्चर कर देते थे और तो उसके ऊपर उन्होंने एक पर्याय करके ईवीएम लाया। कल जैसे फडणवीस जी ने बताया, ईवीएम 2012 तक था कि आप बटन दबाते हो और वोट का प्रॉब्लम होता है। मैं आपको कहना चाहता हूं 2009 में जब अडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे और मनमोहन सिंह जी दूसरी बार चुन के आए थे, तो बीजेपी की तरफ से किरीट सोमैया ने पहली बार ईवीएम के ऊपर आक्षेप लगाया था। किरीट सोमैया जी के टीम में उस वक्त में था, हम लोगों ने जगह जगह पे जाके डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे थे हम लोग कि कैसे ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है। पर आखिर में इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में दिखा दिया कि ईवीएम मैनिपुलेट नहीं हो सकता है। उसके बाद में ये मामला बीजेपी की तरफ से चुप हो गया। अभी जो कल देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया, जो अहम मुद्दा है, 2012 तक सिर्फ ईवीएम मशीन था, 2012 के बाद में ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन, ऐसे 2 चीजें हैं। वीवीपैट, अभी वीवीपैट क्या होता है, तो आप जब ईवीएम का बटन दबाते हो, जिस कोई कैंडिडेट के सामने आप वोट करते हो, तो वो वीवीपैट मशीन एक मशीन होता है जहां पे एक खिड़की होती है। वो खिड़की में आपको दिखता है कि आपने सपोज बीजेपी को वोट किया है या कांग्रेस को वोट किया है, तो आपने किसको वोट किया है, तो कैंडिडेट का नाम, उसकी निशानी वो उधर एक पर्ची के ऊपर आपको दिखती है। और जैसे ही आपका टाइम वो मशीन का खत्म होता है वोटिंग का, ये जो पर्ची होती है उसकी प्रिंट होती है जो नीचे गिर जाती है, जो नीचे का बैलेट बॉक्स जैसा ही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिकली आपने वोट दिया, उसकी पर्ची आपने कंफर्म कर ली, बैलेट पेपर भी आ गया और वो बैलेट पेपर भी आ गया। तो ये ईवीएम प्लस वीवीपैट, ये दोनों का एक सम्मिश्रण है, बैलेट पेपर का भी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी। और एक चीज जो उन्होंने बताई कि जब काउंटिंग होता है तो ये जो सारे वीवीपैट जो जमा होते हैं स्टेशन पे, उनको रैंडमली पिक किया जाता है और गिने जाते हैं और मैच किए जाते हैं जी कि वोट्स है कि नहीं, और फिर निकाल जाहिर किया जाता है। तो इसमें भी संभावना बिल्कुल है नहीं। फिर ऑपोजिशन ये क्यों बार बार सवाल उठाती है, उसका भी कल देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत ही अच्छा विवेचन किया। उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ के विनती की उन्होंने नाना पटोले और जयंत पाटिल साहब से कि मैं आपको विनती करता हूं हाथ जोड़ के कि आप पराभूत हो चुके हैं, आप मान लो, एक बार एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि जब तक यह एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक ईवीएम वोट नहीं निकलेगा। ईवीएम नहीं, तब तक आप सिर्फ ईवीएम को दोषी देते रहोगे, आप चुन के नहीं आओगे, क्योंकि धूल चेहरे पे है, आप आईना साफ कर रहे हो करके उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया।
तो ये है वीबीएम के बारे में। जी। वही तीसरा मुद्दा जो है, जानकारी के लिए सबके, रविंद्र वायकर जो एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट थे लोकसभा में, और उनके सामने अमोल कीर्तिकर थे, जो गोरेगांव, दिंडोशी और कांदिवली तक का सेगमेंट होता है उसमें, मुंबई का, तो उसमें सिर्फ 48 वोटों से रविंद्र वायकर चुने गए थे। उधर भी ईवीएम के बारे में, फिर पोस्टल वोट के बारे में बवाल किया अमोल कीर्तिकर जी ने, और वो हाईकोर्ट गए। उनकी जो याचिका थी वो कल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, और उन्होंने कहा कि आपकी याचिका के ऊपर, मतलब उसके ऊपर सुनवाई लेने के लिए या उसको क्या बोलते हैं, उसको रिकॉग्निशन देने के लिए कोई हमें ज़रूरत लगती नहीं है। और रविंद्र वायकर को ये बहुत बड़ी रिप्राई मिली है, वो चुन के आए हैं अभी, और उसके ऊपर कोर्ट की मोहर लग गई है। फिर पांचवा मुद्दा जो मैं कहना चाहता था, राम शिंदे के जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो विधान परिषद के अध्यक्ष करके निर्विवाद चुन के आए। आप जानते ही होंगे, शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से दावा किया गया था कि ये परिषद की सीट हमें दो, पर बीजेपी ने लगता है अभी तय कर दिया है कि जब ज़रूरत थी और एकनाथ शिंदे जी को उन्होंने जो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस और रिस्क उठाया था, इसके लिए उन्हें क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड बोले तो रिवॉर्ड, या तो उनका रिकॉग्निशन कहो तो रिकॉग्निशन, तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक उन्होंने बहाल कर दी उनको, और 2.5 साल उनको मतलब कुर्सी पे बरकरार रखा, पूरा सपोर्ट दिया उनको। अब जबकि ये जरूर महायुति जीती है, उसमें तीनों पार्टियों का यहाँ पे योगदान है, पर सबसे बड़ा योगदान देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये जो मेन जो पोजीशंस है, जैसे चीफ मिनिस्टर हुए, या तो स्पीकर हुए विधानसभा का, या तो विधान परिषद का अध्यक्ष, बीजेपी अपने पास रखना चाहती है, उन्होंने रखी। ये बिन विरोध चुन के आए हैं, और यही सिचुएशन आगे चलती रहेगी ऐसे दिख रहा है। लास्ट मुद्दा जो मैं आपको बताना चाहता था, वो लाड़की बहन योजना, उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगी, उसमें नए निकष डाले जाएंगे, ये बंद हो जाएगी। काफ़ी बवाल विरोधी पक्षों की तरफ से हो रहा था। 2 दिन पहले हुई कैबिनेट मीटिंग में 1400 करोड़ रुपए का योगदान उन्होंने निश्चित किया है कैबिनेट ने लाड़की बहन योजना के लिए। और कल देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने भाषण में कहा कि जैसे ही अधिवेशन खत्म होता है, उसके दूसरे दिन दिसंबर की किस्त ये सब भगिनियों के खाते में डाल दी जाएगी। जो 2100 रुपया उन्होंने कहा था हम बढ़ा के देंगे, उसके लिए उनको अप्रैल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने तय कर लिया है वो मार्च तक का होता है। अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर आएगा, उस तब 2100 हो जाएगा, ऐसा उन्होंने दे दिया है। तो मेरे हिसाब से ये बात भी अभी इसके ऊपर क्लियर हो गई। एक चीज़ और इसमें लाडली बहना की बात करूँ मैं, तो एक चीज़ सामने आ रही है कि इसमें काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म भरे गए हैं, जिसको मतलब ज़रूरत नहीं है, वो भी लाडली बहना के योजना का फ़ायदा ले रहा है। जो कंडीशन में जो लाडली बहना योजना लाई गई थी उसका पालन नहीं हुआ है, तो ऐसे क्या उसका जांच पड़ताल होगा। जो लोग इसमें पात्र नहीं हैं, वो भी अगर पैसा लिए हैं तो क्या उनको वापस करना पड़ेगा? लोग ऐसा कर नहीं, कल जो फडणवीस साहब ने बताया वो ऐसा था कि उन्होंने खुद उदाहरण दिया कि कई जगह पे आदमी लोगों ने औरत के नाम का झूठा अकाउंट खोला है, अच्छा, और झूठा आधार कार्ड बना के वो ले रहे हैं। तो ऐसे सब की जांच होगी, और जो निकष दिए गए हैं कि 2.5 लाख रुपया सालाना अपने घर का इनकम होना चाहिए, तो वो निकषों का पालन कठोरता से होगा। जहाँ पे निकषों का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसे लोगों को उसमें से निकाला जाएगा, और वो निकालना जरूरी भी है जी। और जो पैसा ले चुके हैं उनको तो पैसा ले चुके हैं, अभी वो गया, अभी वो तो वापस नहीं आ सकता है, वो गया अभी। मतलब पर जो अपात्र हो जाएंगे वो अपात्र हो जाएंगे, उनका आना बंद हो जाएगा, उनका आना बंद हो जाएगा। धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, दिनेश साहब ने महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई खबरों पर काफ़ी चीज़ें लेके आए थे हमारे साथ, शेयर किए आप लोगों के साथ में। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन खबरों पर, आप हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।